नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान वो दिव्य आंख है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमारे सभी संशयों का नाश कर हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अब आप सबका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हिंद महासागर की गहराई में स्थित 19 समुद्र तलों के मंदारिन नाम जारी करने के बाद चीन के जहाज महासागर के मध्य में अनुसंधान व सर्वेक्षण का काम कर रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वे हिंद प्रशांत में पनडुब्बियों की आवाजाही को लेकर नक्शा तैयार कर रहा है। इसका अर्थ है कि हिंद महासागर के प्रमुख दावेदार के रूप में चीन अपना दावा ठोक रहा है। यदि हम उसकी सामुद्रिक रणनीति पर गौर करें तो इसके कयास भी लगाए जा रहे थे। जाहिर है वह जल्द से जल्द हिंद महासागर में अपनी स्थायी मौजूदगी चाहता है, जिसका विस्तार जिबूती से कोको द्वीप तक हो सकता है। उसकी इस मंशा का पता तभी चल गया था जब 2008-2009 में उसने एंटी पायरेसी गश्त शुरू की थी। अगर यह संभव हो गया तो भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है। अव्वल तो यहाँ अपनी मजबूत स्थिति से हमें समझौता करना पड़ेगा और फिर एक ऐसे देश के साथ हमें समुद्री क्षेत्र साझा करना होगा जो हमारे लिए प्रतिकूल भी है और प्रादेशिक विवादों को न्योता देने वाला भी है। ऐसे में कई और गलवान हमें परेशान कर सकते हैं। हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों के हमारी सुरक्षा और सामरिक हितों के संदर्भ में कई गहरे निहितार्थ हैं। आशंका है कि चीन हमारे समुद्री ढांचे पर निगरानी तेज कर देगा। विशेष रूप से नौसेना के ठिकानों पर उसकी नजर बनी रहेगी। अगर कोको द्वीप समूह पर चीन के साजो सामान बढ़ते हैं तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक उसकी जद में आ जाएंगे। इन सबसे पहले उसने अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों का नामकरण करके यह बताने की कोशिश की थी कि भारतीय हिस्सों पर उसका दावा अब भी कायम है। गलवान 2020 की घटना के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनाव कहीं ज्यादा बढ़ गया है। अरुणाचल प्रदेश का मसला भी, जिसको लेकर द्विपक्षीय सहमति बनती हुई लग रही थी, अचानक से खबरों में आ गया, जो साफ बता रहा है कि हमें कहीं अधिक प्रभावकारी जमीनी उपाय करने होंगे। आखिर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? हमें ऐसी समुद्री रणनीति बनानी चाहिए जो सिर्फ नौसेना तक केंद्रित न हो बल्कि समावेशी हो। इसके अलावा जरूरी यह भी है कि महासागर में जरूरी ढांचे के निर्माण के लिए पर्याप्त आर्थिक मदद दी जाए। यह समझना होगा कि किसी भी राष्ट्र की समुद्री क्षमता केवल नौसेना और तटरक्षक बल तक सीमित नहीं होती। समुद्री वाणिज्यिक जहाज, बंदरगाह और हार्बर, मछली पालन, नीली अर्थव्यवस्था के साझेदार, तटीय इलाकों से संपर्क जैसे तमाम तत्वों को भी उसमें शामिल करना पड़ता है और उनकी सहभागिता लगातार बढ़ानी पड़ती है। क्या चिंताजनक नहीं है कि दुनिया के शीर्ष 20 बंदरगाहों में भारत के हाथ खाली हैं? बड़े बड़े मालवाहक जहाज श्रीलंका जाते हैं, जहां माल उतारकर उसे भारत भेजा जाता है। भारत ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को लेकर भी पर्याप्त निवेश नहीं किया है, जिससे बड़े पैमाने पर विदेशी जहाज अवैध रूप से मछली मार रहे हैं। भारत का जहाज निर्माण भी वैश्विक स्तर से काफी नीचे है। यह स्थिति तब है जब भारत में एशिया का पहला जहाज निर्माण यार्ड हिंदुस्तान शिपयार्ड था। आज चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देश जहाज निर्माण में वैश्विक नेता बन गए हैं, लेकिन हमने ऐसा कोई प्रयास संजीदगी से नहीं किया है। भारत अपने खतरों को हिमालय की नज़र से देखता है और समुद्री चुनौतियों की अनदेखी करता है। दिक्कत यह भी है
कि हमारे राजनीतिक नेतृत्व का ज़्यादातर ध्यान चुनावों पर होता है और उनकी नज़र में पाकिस्तान कहीं बड़ा खतरा है। फिर भी उम्मीद यही है कि हिंद महासागर की इस चुनौती पर हमारा सत्ता प्रतिष्ठान उचित गौर करेगा। हमें वैश्विक मंचों पर भी चीन को घेरना होगा। बीजिंग जिस तरह की विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाता है वह तमाम देशों के लिए चिंता का सबब है। अच्छी बात है कि बीजिंग का विरोध करने वाले समान सोच के कई राष्ट्र एक समूह बनाने के लिए आपस में बातचीत कर रहे हैं। हालांकि सच यह भी है कि कोई भी देश चीन के साथ अपने आर्थिक रिश्तों की कीमत पर आगे नहीं बढ़ना चाहेगा और यही इस पूरे मसले की सबसे बड़ी विसंगति है जिससे हमें जूझना होगा। हर देश अपने हितों को सर्वोपरि रखना चाहेगा। हालांकि भारत क्वाड समूह का भी हिस्सा है, लिहाजा यह देखना दिलचस्प होगा कि यह गुट किस तरह से समुद्री क्षेत्र में चीन से निपट सकेगा। क्या इसके बरक्स हम तिब्बत जैसे पुराने मसलों पर चर्चा शुरू कर सकते हैं? निस्संदेह भारत को भी बातचीत का रास्ता बंद नहीं करना चाहिए। बीजिंग से वार्ता लगातार होनी ही चाहिए, भले इसके ठोस परिणाम न निकल पाए, मगर दलाई लामा के बाद तिब्बत को लेकर एक गेम प्लान भी हमें तैयार करना चाहिए। इसका हमें फायदा मिल सकता है। विदेश मंत्रालय को सक्रियता दिखाने की जरूरत है। चीन के बारे में भारत को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। साथ ही ऐसी रणनीति भी बनानी चाहिए कि देश के बुनियादी हितों की रक्षा करने में वे समर्थ हों। देश के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार की नियुक्ति सुखद है, पर इसका असर देखना अभी शेष है। भारत की विविधता और यहाँ के लोकतंत्र को लेकर चीन की अपनी चिंताएं हैं। यदि देखा जाए तो इसकी शुरुआत से ही वह इसको लेकर परेशान रहा है। हालांकि उसके लिए तनाव दक्षिण चीन सागर में भी बढ़ रहा है, जहां अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौ परिवहन की स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों को लेकर विवाद है। दिलचस्प यह है कि चीन ने यह दावा कृत्रिम द्वीपों के आधार पर किया है, जिसे अमेरिका स्वीकार नहीं कर रहा। उसने उन इलाकों में अपने जहाज भी भेजे हैं। आसियान के कई राष्ट्र और क्वाड के सदस्य देश भी 9 डैश लाइन को लेकर चीन के दावे को खारिज करते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में बीजिंग को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते। ऐसे में जापान के हिरोशिमा में प्रस्तावित G7 के शिखर सम्मेलन में कुछ बात बन सकती है, जिसमें 8 अन्य नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से आमंत्रित किए गए हैं। मुमकिन है कि इसमें चीन की नीतियों से प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित देश इस बात पर आम राय बना सकें कि आखिर बीजिंग से किस तरह से निपटा जाए, क्योंकि चीन की यह विस्तारवादी नीति केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा बनते जा रही है। और ऐसे में यदि समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो एक दिन पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से चीन अपनी सामरिक क्षमताओं का निरंतर विस्तार कर रहा है, उसे देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह ऐसा केवल अपने सुरक्षा कारणों की वजह से तो नहीं कर रहा, बल्कि वास्तव में उसकी मंशा पूरी दुनिया पर राज करने की है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल यूं ही बना रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर जल्द ही एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।